समाजवादी पार्टी को एक बार फिर से घोसी चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है। इस बार समाजवादी पार्टी के वो नेता बीजेपी में शामिल हो गए हैं जिनकी मऊ के साथ ही घोसी में भी अच्छी खासी पकड़ है। और नाम है उमेश पांडे, जो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। उमेश पांडे के साथ ही एसपी के कई कार्यकर्ता बीजेपी का दामन थाम चुके हैं। इस दौरान उमेश पांडे ने समाजवादी पार्टी को गुंडों की पार्टी बताया और साथ ही हत्या के आरोपी को टिकट देने पर निशाना साधा। आपको बता दें, उमेश पांडे के भाई की हत्या हुई थी और आरोपी घोसी से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुधाकर सिंह पर आरोप लगा था। एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी की लीडरशिप में एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बने। 24 के रण में समाजवादी पार्टी को कमजोर, बहुत कमजोर करने के लिए बीजेपी का जोड़ तोड़ अभियान तेजी से आगे बढ़ रहा है। पहले ओम प्रकाश राजभर को अपने साथ जोड़ा, फिर घोसी से समाजवादी पार्टी के विधायक दारा सिंह चौहान को पार्टी में शामिल किया और अब समाजवादी पार्टी से 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने वाले पूर्व विधायक उमेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए। उसी क्षेत्र के मऊ जिले के बड़े नेता आदरणीय उमेश चंद पांडे जी अपने साथियों के साथ समाजवादी पार्टी छोड़कर हमारी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार में सम्मिलित होने के लिए उनका और उनके साथियों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उमेश पांडे के बीजेपी में शामिल होने से पार्टी को घोसी विधानसभा के उपचुनाव में काफी फायदा मिलने वाला है। इतना ही नहीं, उमेश पांडे के साथ मधुबन नगर पालिका के अध्यक्ष गणेश मल ने भी बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है, जो अब घोसी के रण में दम दिखाते नजर आएंगे। दरअसल घोसी में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह पर उमेश पांडे के भाई की हत्या के आरोप हैं और माना जा रहा है कि इसी को लेकर अब समाजवादी पार्टी के नेताओं का इरादा बदल रहा है, जिसका सीधा फायदा उपचुनाव के साथ ही लोकसभा में भी बीजेपी को होने वाला है। और ये मैं प्रदेश की जनता को बताने के लिए बैठा हूं, उमेश पांडे जी की सगे भाई की हत्या घोसी ब्लॉक के अंदर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी ने किया और उमेश पांडे जी की भाई की हत्या के साथ साथ दो दलित समाज के नौजवानों की हत्या भी घोसी ब्लॉक में हुई थी। और चश्मदीद गवाह के रूप में पूरी घोसी की जनता जानती है कि समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से अपने डीएनए में उनके अंदर जो अराजकता है, जो गुंडाई है, ऐसे लोगों को प्रमोट करना है। हम लोग समय समय पर प्रदेश की जनता को आगाह करते हैं। दरअसल ये वही उमेश पांडे हैं जिनके भाई की हत्या हुई थी और आरोप समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी पर लगा था और यही बात उमेश पांडे को परेशान कर रही थी। बीजेपी में शामिल होने के दौरान उमेश पांडे ने कहा, मैं सपा में नहीं रह पा रहा था। सपा असामाजिक तत्वों की पार्टी है। मेरे भाई की हत्या सुधाकर सिंह ने करवाई थी। ऐसे लोगों का साथ कभी नहीं दे सकता। इन लोगों की निर्मम हत्या दिन दहाड़े 2005 में, इसमें उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। मेरे सम्मानित साथियों, जब हमने देखा इस प्रदेश के मुखिया के बात में कोई दम नहीं है, हमारा भरोसा टिका क्या अपराधियों की पार्टी है या दहशतगर्दों की पार्टी है। यह कभी भी शरीफ और संयमित तरीके से रहने वाले आमजन की पार्टी नहीं है। यानी अखिलेश यादव की नीति नीयत पर सवाल खड़े करते हुए तमाम बड़े नेता अब समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ रहे हैं। इतना ही नहीं, 24 के रण में भी वो अलग थलग नजर आ रहे हैं, लेकिन दावा घोसी के साथ ही लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत का कर रहे हैं। हालांकि इन दावों में कितना दम है वो घोसी उपचुनाव के परिणाम से ही पता चल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। घोसी का घमासान अब जातिवाद के मुद्दे पर पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है, जहां बीजेपी ने ओबीसी वोट बैंक को साधने के लिए ओपी राजभर और संजय निषाद को मैदान में उतारा है। तो वहीं दूसरी तरफ अभी समाजवादी पार्टी से सियासी सुगबुगाहट भी शुरू नहीं हो पाई है। ऐसे में राजभर ने अखिलेश यादव को खुली चुनौती भी दे दी।
राजभर ने कहा कि अखिलेश ने सियासी बीज बो दिया, तो समाजवादी पार्टी ने कहा राजभर को क्या बोलना है ये उन्हें पता ही नहीं होता। राजभर ने कहा कि यूपी में अब कोई यादव सीएम नहीं बनेगा कभी भी। तो समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि ओम प्रकाश तो खुद ही शपथ लेने वाले थे। ओपी राजभर ने साफ कर दिया कि अब कभी एसपी के साथ नहीं जाएंगे, तो समाजवादी पार्टी ने कहा बागियों की जरूरत भी नहीं है। और फिर बात घोसी में दोनों तरफ से जीत के दावे तक पहुंच गई। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि कैसे सियासी वार पलटवार चल रहा है। घोसी के घमासान में दावे हैं, वादे हैं, वार है, पलटवार है और जाति के नाम पर हुकार है। राजभर और अखिलेश आमने सामने हैं और मुकाबला एनडीए और इंडिया के बीच है। जीत की कोशिश दोनों तरफ से हो रही है, लेकिन मैदान में सिर्फ बीजेपी के सहयोगी दम दिखा रहे हैं। बार बार अखिलेश पर हमला करने वाले ओपी राजभर ने एक बार फिर कटाक्ष किया और साफ शब्दों में कह दिया उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव ने ऐसा बीज बो दिया है कि अब उत्तर प्रदेश में कोई भी यादव कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अब उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी ने वो बीज बो दिया कि अब यादव मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। अच्छा, कभी नहीं बनेगा। अब उनको बनाना पड़ेगा, पटेल को बनाना पड़ेगा, मौर्य को, चौहान को, बिंद को, निषाद को, राजभर को, तब सरकार में आ सकते हैं, वरना नहीं आ सकते। अरे आप तो खुद किंग मेकर हो गए, आप मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, बताइए। हम तो अपना काम करते हैं। अगर अखिलेश आपको मुख्यमंत्री बनाए तो बनेंगे आप? नहीं भैया, नहीं, अब नहीं बनने चाहिए, लाभ खाए जाएंगे आप। ये देखा दगा हुआ कारतूस है जी, देखला नहीं, सपा वाले उन्होंने तो जूता चला ही देना। बीजेपी प्रत्याशी दारा सिंह चौहान को जिताने के लिए एनडीए का पूरा कुनबा मैदान में है। यहाँ तक कि सीएम योगी और राजनाथ सिंह भी चुनावी प्रचार में जुटने वाले हैं। लेकिन उससे पहले ओम प्रकाश राजभर ने चुनावी फाइट में माहौल टाइट कर दिया है। ओम प्रकाश जी को पता नहीं रहता बेचारे कब क्या बोलना चाह रहे हैं। बहुत जल्दी पहले हफ्ते में शपथ लेने वाले थे, वो नहीं ले पाए, दुखी हैं। वो तो चंद्रयान जमीन पर, पृथ्वी पे उतार दे रहे हैं, तो उनका क्या पता। इसलिए उनकी बातों को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। घोसी उपचुनाव में जंग कितनी दिलचस्प होने वाली है, इसकी झलक उस वक्त ही लग गई जब प्रचार के दौरान दारा सिंह चौहान पर स्याही फेंकी गई और फिर स्वामी मौर्य पर जूतों से हमला हुआ। लेकिन इन सब के बीच घोसी में जाति फैक्टर भी हावी है, जिसे अपने पाले में लाने के लिए तैयारी दोनों तरफ से है। हालांकि समाजवादी पार्टी में अभी तक सवेरा नहीं हुआ है और यही वजह है कि बीजेपी इस चुनाव में जीत का दावा कर रही है। जीतेंगे, बड़ी मार्जिन से भारतीय जनता पार्टी यहाँ जीतेगी। सारे बीजेपी के नेता उतर गए उनको जिताने के लिए। नहीं, ये तो भारतीय जनता पार्टी के काम करने का तरीका है। कोई चुनाव हो उसमें पूरी मजबूती के साथ हम सब लोग। बात जातीय समीकरण की है तो राजभर के बाद अब समाजवादी पार्टी के निशाने पर संजय निषाद भी आ गए हैं। भले ही अखिलेश यादव अभी तक अपने प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी मैदान में न उतरे हों, लेकिन सपा नेता काजल निषाद जब मैदान में नजर आई तो संजय निषाद पर हमला बोल दिया और फिर निषाद वोट बैंक को लेकर वार पलटवार शुरू हो गया। ऐसा है कि हमारे ससुर जी है वो किसी भी महिला की कभी इज्जत करते ही नहीं। अगर उनको महिला की परवाह होती तो सर्वप्रथम राम जी की जो माताश्री है कौशल्या माता का अपमान नहीं करते। जो वो कौशल्या माता का अपमान करने से नहीं चूकते हैं, उनके ऊपर गलत और अभद्र टिप्पणी करने से नहीं चूकते हैं, तो वो काजल निषाद को क्या समझेंगे? काजल निषाद आ रही है, करें भाजपा कुछ नहीं हो रहा है और संजय निषाद समाज को ठग रहे हैं। उनसे पूछिएगा वो निषाद है कि नहीं है। पहले वो निषाद है, निषाद के घर में जन्म लिए हो तब निषाद के बारे में बात करें। दरअसल घोसी सीट इसलिए चुनौतीपूर्ण है क्योंकि यहाँ दलित से लेकर अल्पसंख्यक तक निर्णायक भूमिका में है और इसी को लेकर बीजेपी ने सबसे पहले अपने सहयोगियों को मैदान में उतार दिया, जो हर दिन चुनावी प्रचार करने घर घर दस्तक दे रहे हैं। घोसी में सबसे ज्यादा दलित समुदाय के मतदाता है, दूसरी सबसे बड़ी संख्या मुस्लिम समुदाय की है। राजभर और निषाद मतदाता निर्णायक भूमिका में है। राजपूत और ब्राह्मण वोटर भी लगभग 2 लाख के आसपास है। यानी जब बात जाति पर आई तो जाति से जुड़े नेता मैदान में उतर गए और वोट बैंक की खातिर अब जुबानी जंग छिड़ चुकी है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। इधर लखनऊ से आज एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। यहां मंत्री जी को ट्रेन पकड़ने के लिए ज्यादा पैदल ना चलना पड़े, इसके लिए उनकी एसयूवी को रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म तक पहुंचा दिया गया। यहां पहुंचने के बाद सीधे एस्केलेटर के पास मंत्री जी की एसयूवी का दरवाजा खुलता है और वो सीधे जाकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। अगर आप भी ट्रेन से सफर करते होंगे तो पता होगा कि एस्केलेटर तक केवल पैदल यात्री ही जाते हैं, लेकिन मंत्री जी के लिए इस नियम की अनदेखी यहां पर की गई और गाड़ी को दिव्यांग के लिए बने रैंप पर चढ़ाकर एस्केलेटर तक पहुंचाया गया। आपको दिखाते हैं इसी पर एक रिपोर्ट। लखनऊ का चारबाग रेलवे स्टेशन, यहाँ सब कुछ सामान्य है। यात्री अपनी मंगलमय यात्रा पर है, लोगों का आना जाना लगा है। तभी भीड़ को भेदती एक कार प्लेटफॉर्म तक पहुंच गई और फिर तमाम पैसेंजर ट्रेन पकड़ने की जल्दी के बीच हैरान परेशान होने लगे, क्योंकि दिव्यांग के लिए बने रैंप पर चढ़कर जो कार एस्केलेटर तक पहुंची उसमें मंत्री जी सवार। यात्रियों की भीड़ देखती रही और मंत्री जी की गाड़ी आगे बढ़ती रही। तभी किसी ने इस घटना को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जो अब देश के सामने है। दरअसल यूपी के पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह को ट्रेन से लखनऊ टू बरेली जाना था और 2 कदम चलना न पड़े, इसके लिए कार ड्राइवर ने मंत्री जी को सीधे एस्केलेटर के पास पहुंचा दिया और फिर मंत्री जी तमाम पैसेंजर को नजरअंदाज कर अपनी मंजिल की ओर बढ़ गए। बस कुछ देर इंतजार करने के बाद ट्रेन आई और वो लखनऊ से बरेली चले गए। लेकिन जिस तरह उन्होंने नियम कानून को ताक पर रखा, अब उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। इस नजारे को देख तमाम यात्री सिर्फ मंत्री जी को मिले वीवीआईपी ट्रीटमेंट की बात कर रहे थे और सवाल खड़े कर रहे थे, क्या मंत्री हैं तो कुछ भी करेंगे। हालांकि इस घटना पर सफाई भी आई और दलील दी गई। बारिश के चलते मंत्री गाड़ी से नहीं उतर सकते थे, इसलिए एसयूवी को एस्केलेटर तक ले जाया गया। कार दिव्यांग रैंप पर चढ़कर एस्केलेटर तक पहुंची, फिर कार वापस एस्केलेटर के पास से हटा ली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि जैसे ही गाड़ी एस्केलेटर तक पहुंची, यात्री ये देखकर हैरान हो गए और एक पल के लिए अफरा तफरी मच गई, क्योंकि आज तक ऐसा वीवीआईपी ट्रीटमेंट न कहीं देखा था और न सुना था जो चारबाग स्टेशन पर देखने को मिला। क्योंकि नियम कहता है कि एस्केलेटर तक यात्री पैदल ही जाते हैं, चाहे मंत्री हो या विधायक, सबके लिए कानून एक समान है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। अमेठी के रण में कभी राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी था, लेकिन 2019 से हालात बदल गए और फिर स्मृति ईरानी वर्सेस राहुल की लड़ाई यहां पर हो गई। और आज वो तस्वीर भी सामने आई जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए, तो दूसरी तरफ स्मृति ईरानी जनता का दुख दर्द यहां पर सुनती हुई नजर आई। और यही फर्क है कि लोकसभा चुनाव में लगातार राहुल गांधी की लोकप्रियता का ग्राफ गिरता जा रहा है, जबकि 2014 से 2019 तक स्मृति ईरानी की लोकप्रियता बढ़ती चली गई। वजह है 4.5 साल में 100 से अधिक दौरे जो कि स्मृति ईरानी ने अमेठी में किए हैं, जबकि राहुल वायनाड गए तो अमेठी वापस लौटे ही नहीं। 2022 के चुनाव समेत कुल 3 बार ही राहुल गांधी अमेठी पहुंचे हैं, जबकि स्मृति ईरानी 2014 का चुनाव हारने के बाद भी अमेठी में बार बार 2019 तक पहुंचती रही और अब भी जा रही हैं। हालांकि राहुल गांधी अमेठी से लगातार 3 बार सांसद रह चुके हैं और 2014 में उन्होंने स्मृति ईरानी को 90,000 वोटों से हराया भी था। 2019 के चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से 55,000 वोटों से हार भी गए अमेठी में, और एक बार फिर इस सीट पर दोनों आमने सामने होने वाले हैं। वो सीट जिस पर 1967 से गांधी परिवार का दबदबा रहा, वो सीट जो संजय गांधी, राजीव गांधी और सोनिया गांधी की रणभूमि रही, उसी सीट को साल 2019 में राहुल गांधी गंवा बैठे और इस सीट पर भगवा लहराकर स्मृति ईरानी ने साबित कर दिया कि काम जमीन पर हो तो हवाई बातें हवा में उड़ जाती हैं। क्योंकि जिस शिद्दत से स्मृति ईरानी ने 2019 के रण में अपना सिक्का जमाया था, वो अंदाज 2024 में भी दिखने लगा है, जब वो अपनों के बीच दुख दर्द बांटती नजर आई। राहुल गांधी एक बार फिर
अमेठी की गंवाई सीट को पाने के लिए मैदान में दम दिखाने की तैयारी कर रहे हैं। और उससे पहले कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अमेठी में माहौल बनाने पहुंच गए, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया। राहुल गांधी ने कभी चुनाव जीतने के लिए, कभी कांग्रेस पार्टी ने, खासकर गांधी परिवार ने कभी झूठ नहीं बोला। चुनाव हारना हम स्वीकार करेंगे, पर जनता से हम गलत वादे करें, हम गलत बात बोलें, झूठ बोलें। हम अभी जब महंगाई थोड़ी सी चीज़ें रही तो स्मृति ईरानी गले में माला डाल के घूम रही थी आलू प्याज का। आज टमाटर का देख लें क्या स्थिति है। एक ही दिन अमेठी की सांसद स्मृति ईरानी और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का दौरा ये बयां करने के लिए काफी है कि अमेठीकरण इस बार भीषण होने वाला है। लेकिन अगर दोनों तस्वीर पर नजर डालें तो एक तरफ शक्ति प्रदर्शन है तो दूसरी तरफ जनता के बीच स्मृति ईरानी का दुख दर्द बांटना। और अमेठी की जनता स्मृति ईरानी के इसी अंदाज की दीवानी है, जिसकी तस्वीर 2019 के चुनाव में दिख चुकी है। 2019 में स्मृति ईरानी को अमेठी से जीत मिली थी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को 55,120 वोटों से हराया था। स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले थे और राहुल गांधी को 4,13,394 वोट। और इस हार के बाद राहुल गांधी दोबारा अमेठी नहीं गए, लेकिन इस बार फिर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। उससे पहले कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष अमेठी के रण में प्रचार प्रसार के लिए उतर चुके हैं। राहुल गांधी ने मुड़कर भी नहीं देखा हारने के बाद। 2019 के चुनाव में जिस तरह राहुल गांधी को पराजय मिली और स्मृति ईरानी एक भारी मतों से जीती और जीतने के बाद राहुल अमेठी छोड़ के चले गए, तो अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी को आशीर्वाद दिया। राहुल गांधी के लिए स्मृति ईरानी ने अमेठी में ऐसी चक्रव्यूह रचना की है जिसे कांग्रेस के लिए भेद पाना मुश्किल होगा, क्योंकि जनता के साथ ही अब कार्यकर्ताओं को भी संगठित किया जा रहा है, जिससे एक बार फिर राहुल गांधी को उन्हीं के घर में मात दी जा सके। दरअसल कांग्रेस अमेठी को अपना गढ़ बताती रही है, लेकिन इस मिथ्या को बीजेपी ने 2019 के चुनाव में ही तोड़ दिया और बीजेपी से स्मृति ईरानी ने भारी बहुमत से जीत दर्ज कर राहुल को अमेठी से वायनाड भेज दिया। हालांकि 2024 की चक्रव्यूह में गेम बदल सकता है, बशर्ते गठबंधन के तहत अखिलेश भी राहुल को अमेठी में समर्थन दे। यूपी कांग्रेस के नए बॉस अजय राय के बयान के भी यही मायने हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी की तरफ से अगर गायत्री प्रजापति की पत्नी ने ताल ठोक दी तो अमेठी में कांग्रेस के ताबूत में आखिरी कील भी स्मृति ईरानी ही ठोकेंगी। इसमें न शक है और न शंका। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री रहे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव पर तंज कसा है। उन्होंने अपने किताब के विमोचन पर कहा, नरसिम्हा राव देश के पहले बीजेपी पीएम थे। अपने किताब के विमोचन पर हो रही चर्चा में बोलते हुए अय्यर ने कहा कि नरसिम्हा राव सांप्रदायिक और हिंदुत्व की ओर झुके हुए नेता थे। इस पर अब बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है और कैसे मणिशंकर अय्यर घिरते नजर आ रहे हैं वो भी देखिए। Told in this book, it's when I discovered how communal, how Hindu-oriented P.V. Narasimha Rao was, and it foreshadowed how he would be sitting doing puja while the Babri Masjid was brought down. So in fact, the first BJP Prime Minister of India was not Atal Bihari Vajpayee. The first BJP Prime Minister was Narasimha Rao. गांधी परिवार के सबसे निकटतम व्यक्तियों में से अगर कोई व्यक्ति है, कोई राजनेता है, और आज से नहीं शुरू से ही कोई व्यक्ति है, तो उनका नाम है मणिशंकर अय्यर। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि वो गांधी राज परिवार के मुकुटमणि हैं। गांधी परिवार का जो मुकुट है, उनमें जो सर्वोच्च चमकता हुआ मणि है, वो मणिशंकर अय्यर जी है। हम चांद के साउथ पोल पर पहुंच गए हैं। कल यानी 23 अगस्त की शाम 6:04 पर भारत ने इतिहास रचा। चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने में सफल रहा। अब भारत ही दुनिया को बताएगा कि चंद्रमा के दक्षिण हिस्से में क्या है। अब दुनिया को भारत ही पृथ्वी की बनावट से लेकर सौर परिवार के बारे में छिपे हुए रहस्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से बतलाएगा। हालांकि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग को इसरो के
मिशन का आधा हिस्सा ही माना जा रहा है, क्योंकि अब असली चैलेंज चांद के बारे में पुख्ता डेटा इकट्ठा करने की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं विक्रम कैसे सारा डेटा इकट्ठा करेगा और पृथ्वी पर इसरो को भेजेगा। दुनिया में इस वक्त हिंदुस्तान की जय जयकार हो रही है। चंद्रयान 3 की कामयाबी ने देश का गौरव बढ़ा दिया है। ये तस्वीरें उस गौरव की प्रतीक बनी है। इस तस्वीर ने सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरों में इसरो का सम्मान कर दिया। वैज्ञानिकों की मेहनत को नया आयाम दिया है, क्योंकि उन्होंने वो कर दिखाया जो दुनिया के तमाम देश आज तक नहीं कर पाए। उधर विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह को छुआ, इधर भारत ने स्वर्णिम इतिहास लिख दिया। अब अगले 14 दिनों तक लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की उन तमाम जानकारियों को इसरो के हेडक्वार्टर तक भेजेंगे जिसे जानने के लिए दुनिया भर के देश ताक लगाए बैठे हैं। प्रज्ञान के काम की शुरुआत लेजर बीम के साथ होगी। लेजर बीम से चंद्रमा के एक टुकड़े को पिघलाया जाएगा और उससे जो गैस निकलेगी उसका विश्लेषण करेगा। इससे जुड़ी जानकारी को इसरो को भेजा जाएगा। रोवर का काम इतना ही नहीं है, रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की मौलिक संरचना की जानकारी भी जुटाएगा। चंद्रमा की सतह पर केमिकल और मिनरल्स के बारे में पता करेगा और दक्षिण ध्रुव की रासायनिक संरचना का पता लगाएगा। वैज्ञानिकों का दावा है कि चंद्रमा पर मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का भंडार है। ऐसे में मैग्नीशियम एल्यूमिनियम के अनुपात का भी पता लगाया जाएगा। इसरो वैज्ञानिकों के मुताबिक रोवर प्रज्ञान चंद्रमा पर परीक्षण के लिए लैंडर विक्रम से 500 मीटर दूर तक जा सकता है। इस दौरान इसकी स्पीड 1 सेंटीमीटर प्रति सेकंड से भी कम हो सकती है। कौन कौन सा केमिकल चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर है, चंद्रमा पर किस केमिकल की कितनी मात्रा है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन, लोहा जैसी धातु के बारे में पता लगाने की कोशिश की जाएगी। अब भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने ये कामयाबी हासिल की है। इससे पहले इसका ताज सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के सिर सजा था। चंद्रयान मिशन में लगी हर चीज तकनीक के लिहाज से अव्वल है। जब रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर धातु का पता लगा रहा होगा, तब लैंडर विक्रम में लगे पेलोड चांद पर भविष्य की संभावनाएं खोजेंगे। वो कुछ ऐसे कि ये चंद्रमा पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व और उनमें होने वाले बदलाव की जांच करेगा। ये चांद की सतह पर मौसम यानी तापमान के बारे में जानकारी जुटाएगा। ये लैंडिंग साइट के 500 मीटर के दायरे में भूकंप या किसी दूसरी प्राकृतिक आपदा से जुड़ी जानकारी को हासिल करेगा। ये चांद के डायनामिक्स को समझने की कोशिश करेगा। चंद्रमा की जमीन पर रोवर प्रज्ञान के पहिए भारत की अमिट छाप छोड़ रहे हैं। अशोक स्तंभ और इसरो के लोगों की छाप चंद्रमा की सतह पर उसके गौरवशाली इतिहास को लिख रही है। रोवर और लैंडर की मदद से इसरो को वो जानकारी हासिल हो रही है जिसका उसे बरसों से इंतजार था। लगातार इसरो हेडक्वार्टर में चंद्रमा की नई तस्वीरें मिल रही हैं, जो चंद्रमा पर बढ़ते हिंदुस्तान के कदम को बता रही है।